पहली वजह है जाति। लोग जाति के आधार पर बड़ी संख्या में वोट करते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है कि बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी आश्रम भिटियारवा पश्चिम चंपारण से जन सुराज अभियान के तहत हम लोगों ने जो पदयात्रा शुरू की है, उसके करीब 15.5 महीने हो गए हैं। 2 जनवरी को 16 महीना हो जाएगा। इन 15.5 महीनों में हम लोग पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, भोपाल, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए दरभंगा में पहुंचे। दरभंगा में मैं पिछले 25 दिनों से हूँ। अभी 5-7 दिन और यहाँ दरभंगा में रहेंगे। 3 जनवरी को यहाँ से मैं बेगूसराय जाऊंगा। पदयात्रा के दौरान जो हमने अपनी आंख से देखा, लोगों से बात किया, जो अनुभव हुआ, उस पर एक संक्षिप्त ब्यौरा आपको दूंगा। पदयात्रा के उद्देश्य के बारे में भी बताएंगे और उसके बाद जो आपके सवाल होंगे वो आपसे सवाल भी लेंगे। पदयात्रा के 3 मूल उद्देश्य जो है, वो पहला उद्देश्य ये है कि मेरी अपनी जो 15-20 साल की समझ रही है, उसके आधार पर बिहार का अध्ययन करके हमने पाया कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के लोग जिन समस्याओं से, जिन परेशानी, बदहाली से जूझ रहे हैं, उन पर वो वोट नहीं करते हैं। तो 5 बरस आप शिक्षा की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सड़क नाली गली की बात करते हैं, लेकिन वोट यहाँ मूलतः लोग 4 वजहों से पिछले 30-35 साल से दे रहे हैं। पहली वजह है जाति। लोग जाति के आधार पर बड़ी संख्या में वोट करते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है कि बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है। क्योंकि अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट करता तो माननीय मोदी जी को तो कोई वोट ही नहीं मिलता, या जो मुसलमान समाज के लोग लालू जी को वोट करते हैं वो भी जाति पर वोट नहीं करते। तो पहला एक बड़ा वर्ग जरूर है जो जाति पर वोट करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा दूसरा वर्ग है जो जाति के बजाय धर्म के आधार पर या राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा को वोट करता है। तीसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है। और चौथा जो मुसलमानों का एक तबका है जो भाजपा के डर से लालू जी को वोट करता है। तो अगर आप बिहार के वोटिंग पैटर्न को देखेंगे, इन्हीं 4 वजहों से करीब 2/3 से ज्यादा लोग वोट करते हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, या लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को। तो लोगों को जाकर, पदयात्रा का जो पहला उद्देश्य इसी से जुड़ा हुआ है कि लोगों को जाकर ये बताया जाए कि अगर आपको अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी सुधारनी है तो आपको कहीं न कहीं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना होगा। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि बिहार में लोग बताते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है, तो विकल्प के अभाव में गलत दल और नेता को वोट न करना पड़े, इसलिए एक नया दल और नया विकल्प बनाया जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि वो दल प्रशांत किशोर या कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई जाति विशेष न बनाए, उसको बिहार के सारे लोग मिलकर बनाए। पदयात्रा से पहले मैंने बिहार में एक अध्ययन कराया, सर्वे कराया, तो उसमें पता चला कि 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा बिहार के लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार में एक नए दल और एक नए विकल्प की जरूरत है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी जनसुराज चाहता है या प्रशांत किशोर को चाहता है, लेकिन आधे से ज्यादा बिहार के लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार में एक नए दल और विकल्प की जरूरत है, तभी बिहार में सुधार हो सकता है। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है कि बिहार में लोगों की मदद से एक नया दल और विकल्प बनाया जाए, ताकि यहाँ के मतदाताओं को मजबूरी में किसी गलत दल और नेता को वोट न करना पड़े। पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है, अगर लोगों के बात समझ में आ जाए, लोग सही लोगों का चुनाव कर भी दे, तो भी बिहार का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक बिहार के विकास के लिए जमीनी हकीकत को समझकर एक सोची समझी रणनीति न हो, योजना न हो। तो इस पदयात्रा के दौरान पूरे 8,500 पंचायतों के विकास के अगले 10 साल की योजना बनाना इसका एक उद्देश्य है। हर पंचायत की स्थिति को समझकर, वहाँ की परेशानियों को समझकर अगले 10 साल में उस पंचायत को कैसे विकसित बनाया जा सकता है, वो योजना भी हम लोग पदयात्रा के दौरान बनाते हैं।
पंचायत को कैसे विकसित किया जाए, उसमें सारी समस्याओं के साथ साथ 3 मूल बातें हम लोग जिसका उपाय निकाल रहे हैं। पहला कि हर पंचायत में यहाँ के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसी बनाई जाए। दूसरा, बेरोजगारी और पलायन जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, उससे निपटने के लिए हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं। और तीसरा, बिहार में जो खेती है, जो कमाने वाली नहीं खाने वाली खेती है, उसको कमाई का जरिया कैसे बनाया जाए। तो जब पदयात्रा खत्म होगी तो आपको 8,500 पंचायतों का योजना बनाकर हम लोग जारी करेंगे। आप ये देख पाएंगे कि आपके जिले के, आपके प्रखंड के किस पंचायत के लिए विकास की कौन सी योजना जन सुराज के तहत बनाई गई है। ये 3 उद्देश्य को लेकर पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की। और जो हमने देखा, अभी जो मेरा अनुभव है, मैं अभी उस पर अपनी एक टिप्पणी दे रहा हूँ। मेरी समझ से बिहार में अभी तक जो मैंने देखा, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है। अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन यहाँ बड़ी समस्या है, इसके लिए पदयात्रा की क्या जरूरत है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन पदयात्रा के दौरान इन समस्याओं का, बेरोजगारी और पलायन की विकरालता देखने को मिली, इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी। जैसे आप पलायन को लेकर हम लोग ऐसा समझते हैं कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में गरीब परिवार के लोग बाहर मजदूरी करने के लिए रोजगार की तलाश में जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पलायन एक ऐसी समस्या है जिससे गरीब और अमीर हर परिवार प्रभावित है। फर्क इतना ही है कि गरीब घरों के लोग मजदूरी और रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं और आर्थिक तौर पर समृद्ध परिवार के लोग पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन पलायन कर सब रहा है। गांव की स्थिति ये है, 4-4,500 गांव में अभी तक हम पैदल गए हैं, जहां पर बाढ़ नहीं आता है वहां पर भी उन गांव से 40 से 50% युवा या तो पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए बाहर है। जहां पर जिन गांव पंचायत में बाढ़ का डर है या बाढ़ की संभावना है, वहां 70 से 80% युवा बाहर ही है। गांव में यहाँ पर आपको बच्चे मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं, बूढ़े मिलते हैं, नौजवानों की संख्या बहुत कम है। जो लोग बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने, औसतन वो 12,000 से 15,000 रुपया महीना कमाते हैं और वो घर पर 6,000 से 8,000 रुपया प्रति महीना भेज पा रहे हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि कई लोगों को, हम लोग को लगता है कि लोग बिहार में काम नहीं करते हैं, बाहर जाते हैं शौकिया, ऐसी बात नहीं है। लोग ये ज्यादातर, ये आर्थिक जो नंबर है ये बता रहा है कि ज्यादातर लोग जो बाहर गए हैं वो मजबूरी में अपने परिवार का पेट भरण पोषण के लिए ही बाहर गए हैं। यही हाल बेरोजगारी का है। बेरोजगारी सिर्फ यहाँ बिना पढ़े लिखे या गरीब परिवारों का मुद्दा नहीं है। जो यहाँ समृद्ध परिवार हैं उनके लिए भी अपने बच्चों के रोजगार की चिंता उतनी ही है जितना गरीब घर के परिवार को है। गरीब परिवारों में तो फिर भी एक कहीं न कहीं उनके दिमाग में है कि हमारा बच्चा जाकर बाहर मजदूरी करेगा। बेरोजगारी पढ़े लिखे और समृद्ध परिवारों के लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा है। गांव में जब हम लोग चलते हैं, जिसके पास 10, 15, 20 बीघा जमीन है, वो लोग भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए भी लोग हाथ जोड़ने को तैयार है। भैया किसी तरह कोई 15,000 का नौकरी लगवा देते, क्योंकि उसके पास 15-20 बीघा जमीन है लेकिन उससे उसको आमदनी नहीं है। तो बेरोजगारी और पलायन यहाँ सर्वस्पर्शी सबसे बड़ा मुद्दा अभी तक 16 महीने में हमें दिखा। दूसरा जो सबसे बड़ा परेशानी दिखी वो है शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं रही है। मैं स्वयं बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूँ और हम लोगों ने देखा है कि यहाँ किस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था रही है। लेकिन आज से 20-25 साल पहले हर जिले में, प्रखंड में 1-2 सरकारी विद्यालय ऐसे जरूर थे जहां पढ़कर आप जीवन में आगे बढ़ सकते थे। अभी 20-25 बरस से समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर जो व्यवस्था बनाई गई है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। नतीजा कई लोगों को लगता है कि यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था खराब है उसकी 2 वजह लोग गिनाते हैं। एक कि यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, दूसरा कई लोग बताते हैं कि खिचड़ी बट रहा है इसलिए पढ़ाई नहीं है। दोनों वजह सही वजह नहीं है। अगर खिचड़ी बांटने से
बच्चों की पढ़ाई खराब होती तो 8वीं क्लास से ऊपर के स्कूल में तो विद्यालय में खिचड़ी नहीं बांटा जा रहा है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? अगर सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता या नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो स्कूल में तो नियोजित शिक्षक हैं, यहाँ पर सीएम साइंस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं है। इसलिए अगर आप शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को समझना चाहते हैं तो उसको गहराई से समझिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के खराब होने की जो मूल वजह है वो है समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा पर जो प्राथमिकता शिक्षा को लेकर होनी चाहिए वो है ही नहीं। सिर्फ सरकार ही दोषी नहीं है, यहाँ रहने वाले लोगों की नजर भी ऐसी हो गई है, उनकी समझ भी ऐसी हो गई है कि पढ़ लिख कर होगा क्या, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा है तो चलिए मजदूरी ही कर लीजिए, सरकार की तो प्राथमिकता में है नहीं। हुआ यह है कि समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर पूरे बिहार में विद्यालयों के भवन बना दिए गए। नतीजा ये हुआ कि जहाँ भवन है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ भवन नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ तीनों है वहाँ पढ़ाई नहीं है। यहाँ पूरी तरीके से पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है सरकार के लिए भी और समाज के लिए, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, सिर्फ सरकार के लिए नहीं, लोगों के लिए भी यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, विद्यालय जो है वो खिचड़ी, पोशाक और पैसा बांटने का सेंटर है और जो कॉलेज है वो डिग्री बांटने का सेंटर है। न सरकार पढ़ाना चाहती है न समाज में जो लोग हैं वो पढ़ना चाहते हैं। यही वजह है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है खेती किसानी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी परेशानी। 15-16 महीने में जो गांव में हम लोग सुन रहे हैं कि भैया पहले जो बिहार में खेती किसानी लोग करते थे, 2-4-5 वर्ष आप खेती कीजिएगा, कुछ पैसा बचाइएगा तो आप शायद 1-2 कट्ठा जमीन खरीदते थे। आज किसानों की स्थिति बिहार में ये है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, बिजनेस व्यापार नहीं है, सिर्फ खेती करने वाले लोग ऐसे हैं, अगर आपके घर में बेटी की ब्याह का शादी हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो किसान को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं। इसकी मूल वजह जो हम लोग को अभी तक समझ में आई है, बिहार में किसानों की बदहाली के 3 कारण हैं। पहला, यहाँ भूमि सुधार का लागू न होना, ये आप अपने जानकारी के लिए रखिए। बिहार देश के बड़े राज्यों में शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आजादी के बाद भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ है कि करीब 1/3 जमीन का मालिकाना हक डिस्प्यूटेड है। लोगों को पता ही नहीं है कि वो जमीन का मालिक है कौन। पहले मालिक पेपर पर कोई और है, जमीन जोत कोई और रहा है और पूरा मामला जो है जो आप सुनते हैं, इसका एक उदाहरण कि दाखिल खारिज में 10,000-12,000 रुपया घूस लगता है। उसकी वजह यह है कि बिहार में भूमि सुधार का काम आज तक नहीं किया गया। दूसरा किसानों की बदहाली का कारण है यहाँ पर सिंचाई जल प्रबंधन की व्यवस्था ठीक न होना। जब भी हम लोग पानी की बात करते हैं तो दरभंगा भी जो जिला है यहाँ बाढ़ की बहुत बात होती है। बिहार में 50% कृषि योग्य जमीन बाढ़ से प्रभावित है, यहाँ बाढ़ आ सकती है। ये बात तो हम लोग जानते हैं, इसकी चर्चा भी खूब होती है, लेकिन बाकी का जो 50% जमीन है वहां पर ज्यादा समस्या है। जो बाकी का 50% जमीन है जहां बाढ़ नहीं आता है, उसमें आधी से ज्यादा जमीन ऐसी है जो कि सूखे से प्रभावित है या जल जमाव से प्रभावित है, या जो नेपाल से लगते हुए एरिया है वहां नदियों के कटाव का मामला भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर कुल अगर 100 एकड़ जमीन है तो उसमें 25 एकड़ से कम जमीन ही ऐसी है जहाँ पर 2 फसल की खेती हो रही है। बिहार में जो खेती का इंटेंसिटी, एग्रीकल्चर इंटेंसिटी एक आंकड़ा होता है, आप में ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, वो बिहार में है 1.4। मतलब अगर 2 हो तो उसका मतलब है कि 1 एकड़ में 2 बार खेती होती है। बिहार में पूरे बिहार का कृषि एग्रीकल्चर इंटेंसिटी है 1.4, दरभंगा में कृषि इंटेंसिटी है 1.1। मतलब यहाँ जितनी जमीन है करीब 70% जमीन, करीब 90% जमीन
ऐसी है जिसमें सिर्फ एक ही फसल होता है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि कई बार सरकार कहती है कि हाँ एक जमीन में 2 बार फसल होता है, 3 बार फसल होता है। दरभंगा में 90% कृषि योग्य जमीन में एक ही फसल होता है, चाहे वो बाढ़ की वजह से हो, सूखे की वजह से हो या जल जमाव की वजह से हो। तो भूमि सुधार और जल प्रबंधन के बाद जो तीसरी बड़ी समस्या है जिसकी वजह से किसान यहाँ बदहाल है, वो है यहाँ के किसानों के फसल का दाम का न मिलना। एक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान के हिसाब से बिहार में सब परेशानियों के बावजूद जो लोग फसल पैदा करते हैं उनका उचित दाम न मिलने की वजह से हर साल, इसको याद रखिए, हर साल बिहार के किसानों का करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, अभी धान का कटाई हुआ है, धान का आधिकारिक मूल्य है 2150 रुपया। दरभंगा में, मधुबनी में जब मैं पैदल चला हूँ, ज्यादातर लोग बता रहे हैं कि वो धान बेचे हैं 1500, 1600, 1700 में। तो ये जो नुकसान है पूरे राज्य के स्तर पर अगर इसको देखेंगे तो ये आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है कि हर साल नुकसान है 20,000 करोड़ रुपए का। ये 3 वजह जो है, भूमि सुधार का लागू न होना, जल प्रबंधन की व्यवस्था नहीं होना और फसलों के दाम नहीं मिलना, इसकी वजह से यहाँ के किसानों को हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और कृषि के बाद ये 3 सबसे बड़ी समस्या जो बिहार के हर जिले में हर वर्ग के लिए है। इसके बाद 4 जो केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं हैं उसकी जमीनी हकीकत जो हम लोगों ने देखी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज हर महीने मिलना है। अभी तक करीब आधा बिहार घूमने के बाद मैं आपको विश्वास से कैमरे पर कह रहा हूं कि बिहार में लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही हर महीने मिल रहा है। और ये जो 1 किलो अनाज जो करीब 20% है, ये चोरी ये कहाँ जा रहा है? ये जो हर महीने अनाज आता है इसमें 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर जो पैसा ले रहे हैं उसकी वजह से ये 20% अनाज लोगों को नहीं मिल रहा है। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की चोरी हो रही है, इसमें ज्यादातर जगहों पर वहां के विधायक भी 6 रुपए से 8 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अपना हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है आवास योजना, जिसको आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, पहले इंदिरा आवास योजना लोग कहते थे। अभी तक जितने जगह हम लोग गए हैं, ज्यादातर जगहों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी बहुत मिला ही नहीं है। जो है वो इंदिरा आवास के पहले के लाभार्थी हैं। लेकिन अभी जो योजना है जिसमें लाभार्थियों को 1,40,000 रुपया मिलना है 3 किस्त में, जिनको भी इसका लाभ 2-4 इक्का लोगों को मिल रहा है, उनको 25,000 से 40,000 रुपया तक घूस देना है, तभी उनको आवास योजना का लाभ मिलेगा। जिन पंचायतों में मुखिया या जनप्रतिनिधि लोगों से पैसा नहीं ले रहे हैं, वहां पर भी 20 से 25,000 रुपया तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में देना ही देना है। अधिकारी अपना पैसा लेगा ही लेगा। जहां मुखिया जनप्रतिनिधि पैसा ले रहे हैं वहां पर 35 से 40,000 रुपया तक लोगों को देना पड़ रहा है। और इसकी पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है, आप लोगों को जानकारी होगी। नाम लिखने के लिए 1,000 रुपया, आपके घर के साथ फोटो खींच के भेजने के लिए 2,000 रुपया, पहले किस्त में 11,000 रुपया, पूरा एक व्यवस्था बना हुआ है। तीसरी जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय की योजना। तो अभी दरभंगा का भी मैं आपको बता दूं, और पीछे जो मैं घूम कर आ रहा हूं, बिहार के ज्यादातर गांव में खुले में शौच यहाँ के जीवन की आज भी सच्चाई है और दरभंगा उससे अछूता नहीं है। कहीं पर शौचालय उस तरह से नहीं, जितना ODF सर्टिफिकेट दिया गया है ज्यादातर ये फेक है। हुआ ये है कि हर शौचालय के नाम पर वहाँ यहाँ के अधिकारियों ने 2,000 रुपए प्रति शौचालय पैसा लाभार्थियों से लिया और एक ही शौचालय के नाम पर फोटो लगाकर 10-10, 15-15, 20-20 शौचालयों का पैसा निकाल लिया गया है। और जब ODF का सर्टिफिकेट बनाना हुआ तो अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों ने मिलकर जाली ODF सर्टिफिकेट जारी कर दिया।
चौथी जो बड़ी योजना केंद्र सरकार की है वो है मनरेगा की। जब मैं पैदल चलना शुरू किया तो मेरा अनुमान था कि बिहार में इतनी बेरोजगारी गरीबी है, बहुत बड़ी संख्या में हमको मनरेगा का काम होता हुआ यहाँ दिखेगा। अभी तक 15.5 महीना में मुझे मनरेगा का कोई सक्रिय काम होता हुआ नहीं दिखा है। लोग ये जरूर बताते हैं चलते हुए कि भैया ये पेड़ लगाया गया है मनरेगा में, या मिट्टी भरा गया है मनरेगा में, या पंचायत आंगनबाड़ी सेंटर बनाया गया है मनरेगा के मजदूरों की मदद से। लेकिन मैं दोहरा देता हूँ, अभी तक मनरेगा का कोई सक्रिय काम हमको देखने को कहीं नहीं मिला। जब मैंने इसको आंकड़ों में देखा तो वहां पर भी ये दिख रहा है, पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार का मनरेगा में यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया हम लोग दिल्ली से मनरेगा के लिए ला सकते थे तो 60 रुपया तो हम लोग लेकर ही नहीं आए। ये विशेष राज्य की दर्जा की मांग करने वाले लोगों के मुंह पर चमाता है। आप कह रहे हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मनरेगा में जो 100 रुपया आप दिल्ली से ला सकते थे उसमें 60 रुपया तो आप लेकर ही नहीं आए, और जो 39-40 रुपया आया उसमें मनरेगा में पीसी का दर लोग बताते हैं 40 से 50%। मतलब जो 40 रुपया आया उसमें 25% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो 100 रुपया में मिला जुला के 15-20 रुपया ही लोगों तक नीचे पहुंचा है। 4 केंद्र सरकार की योजनाओं के बाद 5 राज्य सरकार की जो बड़ी योजना है उसकी जमीनी हकीकत में बताना चाहता हूँ। 7 निश्चय के तहत एक बहुत बड़ी घोषणा 2015 में की गई थी यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए, जिसमें 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवक को हर महीने 1000 रुपया मिलने की बात बताई गई थी। 2015 में यह अनुमान किया गया था कि करीब 12,000 करोड़ रुपया अगर हर साल खर्च किया जाए तो बिहार में रहने वाले हर युवक को, 18 से 35 साल के उस युवक को जिसके पास रोजगार नहीं है, कम से कम 1000 रुपया उसको हर महीना मिलने लगेगा, ताकि उसको मजबूरी में पलायन नहीं करना पड़े। आज तक इस योजना को शुरू ही नहीं किया गया। हमारे अभी तक 16 महीने में हमको इसका कोई लाभार्थी नहीं मिला, कोई पत्रकार बंधु ने इस पर कोई सवाल नहीं पूछा। दूसरी जो बड़ी योजना थी कि राज्य सरकार की, वो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। 2014-15 में बिहार में मैंने एक अध्ययन कराया था जिसमें पता चला कि 1/3 बिहार के परिवार, करीब 1.25 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को 12वीं के आगे आर्थिक स्थिति के वजह से नहीं पढ़ा सकते। इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की गई थी कि अगर 12वीं के बाद बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो सरकारी गारंटी पर उनको बैंक से पैसा मिलेगा। जब तक वो पढ़ाई पूरी करे, नौकरी हासिल करे, तब तक बैंक से वो पैसा मिलता रहे, ताकि लोग जब नौकरी मिल जाए उसके बाद उस पैसे को वापस कर सके। कुल 1,25,00,000 परिवार के बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए था। बिहार सरकार का अपना आंकड़ा बता रहा है कि कुल जमा 9 लाख लोगों को इसका अभी तक लाभ मिला है, और इस योजना को भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तीसरी बड़ी योजना जिस पर आप लोग खूब चर्चा करते हैं वो है नल जल योजना। 2015 में सिर्फ 3% बिहार के घरों में पानी की सुविधा, पेयजल की सुविधा नल या चापाकल से थी। सिर्फ 3% घरों में पानी की सुविधा थी। ये अनुमान किया गया कि अगर 25,000 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च किया जाए तो बिहार में करीब 100% घरों में नल से पानी पहुंचाया जाएगा। योजना शुरू हुई, सरकार ने पैसा खर्च भी किया, लेकिन तकनीकी और आर्थिक जो गलतियां उसमें हुई उसका नतीजा ये है कि सरकार का दावा है कि 2/3 से ज्यादा घरों में नल से पानी पहुंच गया है। जमीनी हकीकत ये है कि 2/3 से ज्यादा घरों में नल का पानी नहीं पहुंचा है, या पहुंचा तो चलकर बंद हो गया। तीसरी जो यहाँ और एक जो बड़ी योजना थी, जो 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना थी, वो है नाली गली के पक्कीकरण की योजना। 2015 में यह अनुमान किया गया था कि अगर 5 वर्ष में 80,000 करोड़ रुपया, ये योजना है 80,000 करोड़ की, 80,000 करोड़ रुपया अगर खर्च किया जाए तो बिहार के हर घर से निकलने वाले नाली को का पक्कीकरण किया जाएगा।
उस नाली को लाकर एक गांव में बड़े नाले से जोड़ा जाएगा ताकि बड़े नाले के जरिए गांव के पानी को बाहर निकाला जा सके। अभी तक किसी भी घर के नाली के पक्कीकरण की बात मुझे दिखी नहीं है। गांव में सड़क के किनारे बड़े बेतरतीब तरीके से बनाए हुए नाले जरूर दिखते हैं, जो दिखाता है कि योजना के नाम पर पैसा तो निकाला गया, लेकिन ये नालों को न घरों के नालियों से जोड़ा गया, न इन नालों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था की गई। नतीजा ये हुआ है कि ज्यादातर ये नाले कूड़ेदान में परिवर्तित हो गए हैं। उस पर लोग भैंस बांध रहे हैं, गोबर पाथ रहे हैं, उससे पानी नहीं निकल रहा है। ये 4 जो बड़ी योजना है राज्य सरकार की, इसके अलावा 3 क्षेत्र जहां लोगों को रोजगार काम धंधा मिल रहा है। ये जो मुझे दिखा यहाँ पर, शराब का अवैध कारोबार, बालू का अवैध कारोबार, और जो अनाज को पैसे में कन्वर्ट करने का एक नया माफिया बिहार में शुरू हो गया, जिसकी चर्चा अभी कम हो रही है। लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो 1 किलो अनाज कम मिल रहा है, इसको पैसे में कन्वर्ट करके फिर उसी अनाज को वापस लाने के लिए भी हर जिले में एक माफिया हो गया है। हर गांव में हम लोग ये देख रहे हैं 5 से 10 बच्चे अवैध शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं। रास्ते में चलते हुए अगर 10 हम लोग को ट्रक या ट्रॉली दिखती है तो उसमें 2-3 ट्रक या ट्रॉली ऐसा है जो अवैध बालू का कारोबार कर रहा है, बालू की ढुलाई कर रहा है। उसी तरीके से ये अनाज जो है, क्योंकि अफसर और जनप्रतिनिधि तो पैसा ले रहे हैं, जो अनाज आता है उसको गोडाउन से या दूसरे जगहों से उठाकर पैसे में कन्वर्ट करने के लिए भी हर जगह सैकड़ों लोगों का एक माफिया बना हुआ है। हर जिले में कोई 1-2 आदमी उसको कंट्रोल करता है, जो इस अनाज को उठाता है और उसको पैसे में कन्वर्ट करके अफसरों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाता है और फिर इसी अनाज को रिसाइकिल करके उसी सिस्टम में डालता है। तो ये 3 क्षेत्र दिखे मुझे जहाँ बड़ी संख्या में बिहार के युवक, रोजगार कह लीजिए या इंगेजमेंट कह लीजिए, जो इसमें जुड़े हुए हैं। 3 शब्द जो सबसे ज्यादा सुने गए वो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी। अफसरशाही से परेशान जनता, गांव देहात में लोग ये बता रहे हैं कि भैया जिस तरह बिहार ने पहले अपराधियों का जंगल राज देखा है, आज जो नीतीश बाबू की सरकार है ये कमोवेश अधिकारियों का जंगल राज है। आप चाहे पत्रकार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सामान्य जनता हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, अफसर जो चाहेगा वही होगा। अफसरशाही बहुत है, ये बात आपको हर आदमी बताता है। दूसरा, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, चाहे आपको दाखिल खारिज कराना है, राशन कार्ड बनाना है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन करना है, कोई ऐसा सरकारी विभाग नहीं है पंचायत में, ब्लॉक में, अनुमंडल, जिला में जहां बिना पैसा दिए हुए आप काम करा सकें। और तीसरा जो शब्द है वो है पीसी। सरकारी योजना चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, हर योजना में 20% से 50% की दर से पीसी का काटा जाना और उसका जनप्रतिनिधियों और अफसरों में बराबर बंटवारा होना, उसकी भी व्यवस्था बिहार में बहुत व्यवस्थित तरीके से लोगों ने उसकी व्यवस्था कर ली है। 2 क्षेत्र जहां सुधार दिखा वो है बिजली और सड़क। निश्चित तौर पर बिहार में बिजली हर गांव में, हर टोले में पहुंच गई, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जहां पर भी हम लोग गए वहां ये दिखा, लोग बता रहे हैं कि घर घर बिजली आ गई है। लेकिन बिजली को लेकर जो लोगों की समस्या है वो है कि बिजली के लोगों की नजर में बिजली का जो बिल आ रहा है वो गलत आ रहा है या बहुत ज्यादा आ रहा है। लोग रास्ते में बताते हैं कि भैया 5,000 का बिल आ गया, 10,000 का, कई लोग 50-60 हजार, 1 लाख 1.5 लाख का भी बिल दिखा रहे हैं। एक बार बिल अगर आपका गलत आ गया तो जो लोग बता रहे हैं कि या तो आप लोग अदालत का चक्कर लगाइए या DCLR का ऑफिस घूमते रहिए, आपका कनेक्शन कट जाएगा, फिर कोई उपाय नहीं है। दूसरा, कुछ क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर के रिचार्ज को लेकर भी लोगों ने बहुत तकलीफ बताई है कि लोग इतने गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, एक बार स्मार्ट मीटर खत्म हो गया तो रिचार्ज नहीं कराने की वजह से लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। सड़क को लेकर निश्चित तौर पर नेशनल और स्टेट हाईवे में सुधार हुआ है और वो सुधार दिख रहा है, लोग बता भी रहे हैं। लेकिन जो ग्रामीण सड़क है, चाहे वो पंचायती राज की सड़क हो,
ग्रामीण कार्य आयोग की सड़क हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपर्क योजना की सड़क हो, उन सड़कों की स्थिति लोग जो बता रहे हैं, जो हम रास्ते में देख रहे हैं, कमोबेश वही है जो लालू जी के जमाने में होती थी। सड़कों में भी रख रखाव के अभाव में या बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार की वजह से ग्रामीण सड़कों की स्थिति भी बिहार में वही हो गई है जो पहले थी। एक क्राइम को लेकर मैं आपको बता दूं, अंतिम बात हमारी ओर से, जब मैंने चलना शुरू किया था तो उसके 3 महीने पहले महागठबंधन की सरकार बनी थी। तो ज्यादातर लोग रास्ते में बताते थे कि भैया महागठबंधन का सरकार बना है, राजद वाले आए हैं, देखिए कानून व्यवस्था बिगड़ेगा, क्या होगा। लोगों के मन में एक डर था। लेकिन मैं इस साल के जनवरी फरवरी से जब मैं सिवान से आगे बढ़ा हूँ तो ये डर अब यथार्थ में परिवर्तित होता दिख रहा है। लोग आकर डेली बताते हैं यहाँ मुखिया की हत्या हो गई, यहाँ लूट हो गया, यहाँ अपहरण हो गया। तो धीरे धीरे वो क्राइम जो है वो वापस आ रहा है और बड़ी तादाद में लोगों के मन में ये जो डर था वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता, सच्चाई बनता दिख रहा है। पिछले साल का जो क्राइम का डाटा है यहाँ का बिहार का, नेशनल क्राइम ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पिछले साल 2022 में 21 के मुकाबले करीब 24% ज्यादा क्राइम हुए क्रॉस ऑल कैटेगरी। 24% में 1/4 से ज्यादा क्राइम बढ़ा है। इस साल का भी आंकड़ा अभी आएगा तो वो भी आपको बताएंगे। मोटे तौर पर मेरा अभी तक का ये अनुभव रहा है, जनरली लोगों में एक उदासीनता या सरकार के प्रति गुस्सा, कुछ लोग बहुत गुस्से में हैं, कुछ लोग उदासीन हैं, लेकिन कोई ऐसा शायद ही इक्का दुक्का मिलता है जिसको इस सरकार से बहुत भरोसा है या उत्साह है कि देखिए इस सरकार में अब आगे क्या होता है। ज्यादातर लोगों ने एक मान लिया है कि अब इस सरकार से तो कुछ होने वाला नहीं है। ये मेरी अभी तक की समझ है। अब आपके जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।